Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, a very good morning to all of you out there. Hope you're doing all good and आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जा रही है। ये एंट्रेंस लेक्चर सीरीज है क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। ये है फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सम कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स फोर्स और प्रेशर को लेके जो कि एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे। पार्ट 2 होगा आपका एमसीक्यूज जिसमें दो फर्दर पार्ट्स होंगे, एक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन देयर विल बी अ सेशन व्हिच इज द मोस्ट आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो लेट्स जस्ट गो ऑन विद द थ्योरी पहले एंड देन वी विल सॉल्व एमसीक्यूज टुगेदर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। जैसे कि आप समझते हैं, बहुत बचपन से 6th-7th से पढ़ते आए हैं कि फोर्स पुश या पुल को कहते हैं, बट हमेशा ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लगता है। पहले इस चीज को समझ लें कि पुश और पुल इज विद रिस्पेक्ट टू, से फॉर एग्जांपल जब मैं फोर्स को सोचती हूँ, फॉर मी इट इज, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉक्स इन फ्रंट ऑफ मी, या तो मैं उसको अपनी बॉडी से दूर लेके जा रही हूँ, मींस आई एम पुशिंग इट, और आई एम ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स माय बॉडी, pulling it, मतलब with respect to me, myself, I'm feeling it। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है जब आप फोर्स को पुश और पुल जब आप देखते हैं, जरूरी नहीं है कि उस बॉडी के साथ कंटैक्ट जरूरी हो। से फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे कंटैक्ट नहीं हो रहा बॉडी में, लेकिन फिर भी चार्जेस आइदर दे आर मूविंग अवे और दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच रही है, बट देयर इज नो कंटैक्ट बिटवीन द बॉडी। So forces को basically दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, which is a contact and a non-contact force। तो चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं फोर्स को और उसके बाद प्रेशर को। तो a force is a push or a pull, या तो either you feel the push or a pull or combination of both, a push or a pull। ठीक है, push हम उस चीज को कहते हैं when an object moves away from your body, that's a push, correct? And a pull is when that object moves towards the body। But here if I'm visualizing it, मुझे एक contact surface दिखाई दे रही है, but जरूरी नहीं हो ये contact force हो, ये एक non contact force भी हो सकता है। Say for example a charge repelling और a charge attracting। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि contact हो इसके बीच में। या फिर आप दोनों चीजें पुश और पुल एक ही फोर्स में देख सकते हैं, which can be a combination of both push and pull। Say for example you are playing a guitar, so जब आप strings play करते हैं you are pushing as well as pulling, and this is a contact force, muscles are involved, so basically we can say it's a muscular force। ठीक है, उसके बाद sawing wood, उसमें भी आप आगे पीछे करते हैं सॉ को, that is a push and a pull together। Scrubbing the floor, जहां पे आप पुश और पुल दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, और रोविंग अ बोट, जहां पे आप जब रोव करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पुश एंड पुल। ठीक है बेटा, फोर्सेस को फर्दर जब हम एक्सप्लेन करें तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं। वो फोर्स जिसका हमें इफेक्ट विजुअलाइज होता है, मोशन विजुअलाइज होती है, उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बेसिकली उसमें एक नेट फोर्स जनरेट होता है, और बैलेंस्ड फोर्स जो है उसमें जिस भी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। एज अ रिजल्ट जो बॉडी का इनिशियल स्टेट है वो मेंटेन्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ एक छोटी सी सिंपल सी डायग्राम से समझ लेते हैं पहले बैलेंस्ड फोर्स को। चलिए मान लें ये ब्लॉक है और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एज अ रिजल्ट जो इस ब्लॉक का इनिशियल सिचुएशन था, जो इसका इनिशियल स्टेट था, चाहे ये रेस्ट में था चाहे ये मोशन में था, जो इसका इनिशियल स्टेट था, अभी तो करेंटली ये रेस्ट में है, तो ये अपना इनिशियल स्टेट मेंटेन करेगा। लेकिन अब कभी कभी क्या होगा कि बैलेंस्ड फोर्स तो आपने लगाया, से फॉर एग्जांपल अ बलून इन बिटवीन योर हैंड्स। ठीक है, तो आप इस हैंड से और इस हैंड से इक्वल बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बलून अपना पोजीशन चेंज तो नहीं कर रहा है, बट इट इज चेंजिंग इट्स शेप, लाइक एज शोन इन दिस डायग्राम, कि आपका फोर्स जो है ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस या तो सिर्फ एक ही तरफ से लग रहे हैं, या तो
मल्टीपल तरफ से लग रहे हैं, दो तरफ से लग रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स पहले एक तरफ लगा के देखते हैं। मान लीजिए ये है फोर्स F1 और ये है फोर्स F2। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इस तरफ से लग रहे हैं, इमेजिन यू आर पुशिंग दिस ब्लॉक अवे, तो ये मोशन जो है ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में शो करेगा और यहां से जो है ये मूव करेगा। तो ये और ये फोर्स क्योंकि इनका डायरेक्शन मैच कर रहा है, तो वी विल बी एडिंग दीज फोर्सेस, ठीक है। तो नेट फोर्स होगा आपका F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों इस ब्लॉक को एक ही तरफ मूव करा रहे हैं। दैट इज द रीजन हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है सेम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो फोर्स है आपका, से फॉर एग्जांपल दिस F1 एंड दिस F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नाउ डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर ये इक्वल होते तो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता और ये ब्लॉक अपनी जगह मूव नहीं करता। लेकिन अगर ये अनइक्वल है, से फॉर एग्जांपल F1 बड़ा है, तो मूवमेंट इस तरफ होगी। अगर F2 F1 से बड़ा है तो मोशन इस तरफ होगी। तो नाउ द नेट फोर्स विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 और F2 में से बड़ा होगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लगेगा और मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो अगर आप F1 माइनस F2 कर रहे हो, कहने का मतलब F1 बड़ा था और F2 छोटा था। और अगर आप F2 माइनस F1 कर रहे हो, कहने का मतलब F2 बड़ा है और F1 छोटा है, ठीक है। तो F2 जब बड़ा होगा, आप F2 माइनस F1 करोगे, नेट मोशन जो है F2 की डायरेक्शन में होगी। अगर आपका F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 करोगे और नेट मोशन जो है वो F1 की डायरेक्शन में होगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को। हम ये जानते हैं कि फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और आपने उसके ऊपर, माइंड दैट थिंग कि आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपने एक रेस्ट में रखी हुई बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लगाया, वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही रेस्ट में रखी हुई बॉडी को मूव करा सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करा सकता है, रेस्ट से उसको निकाल के मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, से फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। तो फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, से फॉर एग्जांपल अ बॉल विच इज मूविंग बहुत ही कम स्पीड से एंड आई किक्ड द बॉल, तो मेरे किक की वजह से जो ऑलरेडी स्पीड में बॉल थी अब वो और तेज हो गई है, ठीक है। तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। से फॉर एग्जांपल अ क्रिकेटर जब वो बॉल को मारता है तो दैट ही इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, ठीक है ना। तो बॉलर बॉल इस डायरेक्शन में कर रहा है एंड क्रिकेटर इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल टू सम अदर डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि से फॉर एग्जांपल एक बैलेंस्ड फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन तो नहीं मूव कर रहा, अपना पोजीशन उसका सेम रह रहा है, लेकिन इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो इससे वन और मोर देन वन इफेक्ट्स यू कैन सी जब फोर्स अप्लाई होता है। सो सिमिलरली सी हियर व्हेन वी आर मेकिंग रोटीज, फोर्स इज चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हियर डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक। मोशन, पहली जो स्पीड थी या तो वो कम हो रही है तो वो ज्यादा हो रही है, स्टॉपिंग द मोशन, ठीक है, एंड पुशिंग मींस जनरेटिंग द मोशन, ठीक है बच्चा। नाउ जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आए उन्हें हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, और जो जब उनको आप क्रम्बल करें या फिर प्रेस करें या फिर स्क्वीज करें, जो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आए, उन्हें हम इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल अ रबर बैंड, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं, आफ्टर सम टाइम इट इज brought back to its original position. Similarly, a sponge,
जब आप उसको स्क्वीज करते हैं, कुछ टाइम बाद व्हेन यू आर डूइंग, जब आप अपना फोर्स रिमूव करते हैं तो वो वापस अपना पोजीशन में वापस अपना शेप रिगेन करता है। सिमिलरली अ कैन, लेकिन कैन को जब आप क्रम्बल करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उसके बाद वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी कि फोर्सेस के लिए जरूरी नहीं है कंटैक्ट होना, कभी कभी जो फोर्सेस होते हैं वो बिना कंटैक्ट के भी पॉसिबल है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ब्रॉडली जब हम फोर्सेस को कैटेगराइज करते हैं अपार्ट फ्रॉम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो हम कहते हैं कि फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कंटैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो जब अप्लाई हो तो साथ में एक कंटैक्ट फील होता है। से फॉर एग्जाम्पल अ मस्क्यूलर फोर्स, से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, तो आपके हैंड आपके बाइसिकल की हैंडल पे है, तो देयर इज an area of contact while applying the force. Similarly, force of friction, say for example I'm rubbing the hands, friction create हो रहा है but there is an area of contact that I can feel. तो contact forces में contact surface का होना बहुत important है। So these forces are exerted on one object by the other and ये दोनों objects जो हैं contact में होते हैं। कंटैक्ट फोर्सेस को फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, मस्क्यूलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की हमने तीन कैटेगरीज यहां डिस्कस की हैं, विच इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक करके हम इन सारे फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मस्क्यूलर फोर्स की। तो मस्क्यूलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, करेक्ट। ये मसल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कार्ड्स है, से फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन पैडलिंग अ बाइसिकल, ये है मस्क्यूलर फोर्स। वी यूज मस्क्यूलर फोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज एज शोन हियर ऑल्सो, जैसे ब्लॉक्स में, हॉर्सेस में, कैमल जब अपना लोड लेते हैं, एलिफेंट्स के लिए मस्क्यूलर फोर्सेस से हम बहुत सारे वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, यूजिंग मसल्स टू जेनरेट फोर्स, ठीक है, वो मस्क्यूलर फोर्स हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए अलग से चैप्टर भी है फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। यहाँ हम एक जनरल कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन बेसिकली मोशन को अपोज करता है, से अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन विल अप्लाई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ताकि ये मोशन को हॉल्ट में ला सके, मोशन को रोक सके। तो force of friction is the force which opposes the motion of an object and always acts in the opposite direction to that of the motion, because ये motion को stop करता है, is a stopping force. Say कुछ examples, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction. एक बॉल है जो बहुत स्लो मोशन में ग्राउंड में चल रही थी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया, बट स्टिल कुछ टाइम बाद वो बॉल रुक गई, बिकॉज ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन ने मोशन को रिड्यूस करा, एज अ रिजल्ट बॉल जो है वो रेस्ट में आ गई, करेक्ट। Okay, if we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. पहले तो हम बाइसिकल को पेडल कर रहे थे, कंटिन्यूसली मोशन जनरेट कर रहे थे, फोर्स दे रहे थे, तो बाइसिकल चल रही थी। अब जैसे ही यू स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल, अब आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो, लेकिन बाइसिकल के जो टायर्स हैं दे आर कंटिन्यूसली इन कंटैक्ट विद द ग्राउंड, तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से at some moment, at some point of time, ये बाइसिकल स्लोली रुक जाएगा। That are the things जो आपका फ्रिक्शन कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रखें, it always acts in the opposite direction of the motion. Then comes the non-contact forces, जहां पे आप कंटैक्ट नहीं देख सकते, जैसे फ्रिक्शन के केस में जब
बॉल रोल कर रही थी, यू कुड सी द बॉल जो कि एग्जैक्टली ग्राउंड के कंटैक्ट में थी। सिमिलरली जब आप बाइसिकल पेडल कर रहे थे, जो बाइसिकल के टायर्स थे दे वर ऑल्सो इन कंटैक्ट विद द ग्राउंड, सो आप कंटैक्ट सरफेस देख सकते थे इन केस ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस, चाहे आपके फ्रिक्शनल फोर्सेस थे चाहे मस्क्यूलर फोर्सेस थे। इन केस ऑफ ब्लॉक कार्ड्स ऑल्सो मस्क्यूलर फोर्सेस थे, वहां पे हम कंटैक्ट सरफेस को देख पा रहे थे। नाउ कम्स नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, जहां पे कंटैक्ट सरफेस नहीं है, फोर्सेस जनरेटेड विदाउट द कंटैक्ट। तो पहला है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए वी नो, जो मैग्नेट है अगर उसके दो लाइक पोल्स एक साथ होंगे सामने तो वो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, दीज आर अनलाइक पोल्स, सो दे आर अट्रैक्टिंग और फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली पहले मैग्नेट में जिसमें नॉर्थ था अब उसमें साउथ है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्टिंग। सिमिलरली नीचे जाके दो नॉर्थ यानी कि लाइक पोल्स हैं तो रिपेल कर रहे हैं, फोर्स जो है रिपल्शन का फोर्स क्रिएट हो रहा है। एंड देन वी हैव टू लाइक पोल्स विच आर साउथ इन दिस केस, उसमें भी रिपल्शन का फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कुछ स्टील नील्स जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। जब अट्रैक्शन से पहले स्टील नेल्स नीचे थे और मैग्नेट ऊपर, देयर वाज नो एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन दीज टू। ठीक है, लेकिन स्टिल देयर वाज एन अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स बच्चे। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे अप्लाई करती है या फिर दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी पे अप्लाई करती है। अब इस स्टेटमेंट को हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है, ठीक है, अनचार्ज्ड, एक पेपर है विच इज ऑल्सो अनचार्ज्ड। अगर मैं स्ट्रॉ को पेपर के साथ रब करूं तो एक स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक चार्ज जेनरेट होगी। ठीक है, वो स्टैटिक चार्ज जहां देखिए जब भी मैंने रब किया तो जो आपका स्ट्रॉ है उस पे एक स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज आ गई और जो आपका पेपर है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब आपका स्ट्रॉ जो है वो चार्ज्ड है, पॉजिटिव है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया वेयर इन अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज्ड बाय रबिंग विद पेपर। जब हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज किया पेपर से रब करने के बाद और उसके बाद एक और स्ट्रॉ लिया और उसको सस्पेंड किया, टंगे हुए रखा, हैंग रखा, ठीक है, और देखा तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक चार्ज स्ट्रॉ है और एक अनचार्ज स्ट्रॉ है, दे आर अट्रैक्टिंग। लेकिन अगर हम दोनों स्ट्रॉज को चार्ज करें, लाइक चार्जेस होंगे दोनों में एंड दे विल रिपेल ईच अदर। सो इन केस ऑफ टू चार्ज स्ट्रॉज they are repelling each other, and in case of a charged and an uncharged straw they are attracting each other. तो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी जो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाएंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंटैक्ट होना जरूरी नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स टर्म्ड एज अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स इन हम सबका फेवरेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स अर्थ हर एक चीज पे अप्लाई करती है और उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इट्स द फोर्स अप्लाइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है सारे ऑब्जेक्ट्स पे एंड इट इज पुलिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ एग्जांपल्स से ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हैं। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, हमने एक बॉल फेंका है, ऊपर फेंका है, जब भी एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगा उसके बाद ये नीचे आना शुरू करेगा, वो नीचे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एज शोन इन दिस फिगर। बेटा हम इसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये अपना पाथ दोबारा नीचे की तरफ लेके आ रहा है बिकॉज ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग इट। सिमिलरली जो एप्पल है वो हमेशा यहाँ की तरफ फॉल नहीं होता, नीचे की तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ड्राई लीव्स फ्रॉम द ट्री
नीचे की तरफ गिरते हैं, डिपेंडिंग विंड नहीं चल रही है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो नीचे ग्रेविटी उसको खींचती है। सिमिलरली रिवर्स में जो वाटर डाउनवर्ड्स फ्लो करता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अ कॉइन और अ पेन फॉल्स डाउन, अगर आपने से कॉइन उछाला, टॉस किया, इट फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अप्लाइंग ऑन इट, ठीक है बेटा। तो दैट वी नो जनरली व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स इज। वो कोई सा भी फोर्स जो अर्थ की वजह से है और जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने यानी कि अर्थ की सरफेस की तरफ खींचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रेशर। अब हमने फोर्स तो अप्लाई किया है, पुश हो, पुल हो, कंटैक्ट फोर्स हो या नॉन कंटैक्ट फोर्स हो, तो ठीक है। अब प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर इज कितना फोर्स लग रहा है, और जब वो फोर्स लग रहा है कितना एरिया इन्वॉल्व है। से फॉर एग्जांपल इन दिस छोटा सा डायग्राम, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बिल्कुल यहाँ पे भी यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, दैट इज द कॉन्टैक्ट एरिया। तो कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट जनरेट्स प्रेशर, ठीक है। फोर्स की बात करें तो फोर्स है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट्स लिखें तो मास केजी है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स का यूनिट है बच्चे न्यूटन, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक। सिमिलरली प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हमने भी देखा न्यूटन होता है, और एरिया जो है आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम एसआई यूनिट में पास्कल भी कहते हैं। तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर हमें बताता है हाउ अ फोर्स इज स्प्रेड ओवर द एरिया, कितना फोर्स और कैसे वो किसी पर्टिकुलर कंटैक्ट एरिया पे स्प्रेडेड है, और कितना फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज व्हाट प्रेशर इज, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं। तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट है इसका पास्कल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसके बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है। तो हम देख पा रहे हैं प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे ही एरिया कम होगा, कंटैक्ट एरिया, उसके हिसाब से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो कंटैक्ट एरिया के कम होने पे प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसके बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस है। एक एक करके देखते हैं किस तरह एरिया के कम होने पे और प्रेशर के बढ़ने पे समटाइम्स इट इज वेरी एडवांटेजियस। तो क्या है, कितनी एप्लीकेशंस है, लेट्स फिगर दैट आउट। अब यहां देख लीजिए फर्स्ट एप्लीकेशन, हमारे पास है चाकू एंड वी आर ट्राइंग टू कट अ वेजिटेबल व्हिच हियर इज अनियन। चाकू की जो एजेस है वो बहुत शार्प है ना, शार्प है, तो एरिया बहुत कम है इन कंपैरिजन विद द ब्लंट एंड। अगर इसके एजेस शार्प नहीं होते, ब्लंट होते, तो उसका एरिया ज्यादा होता। तो क्योंकि इसकी एजेस शार्प है, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इजीली आपका वेजिटेबल कट हो रहा है। सो अ शार्प नाइफ हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड इट्स ऑन इट्स कटिंग एज, तो बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है
एंड इजिली जो है आपका वेजिटेबल कट हो रहा है. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रिड्यूसिंग द एरिया एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर. ओके, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं. सी, जब हम नेल्स ड्राइव इन करते हैं, ये नेल का ब्लंट एंड है, मोटा फ्लैटेंड एंड ये वाला, और नेल का अपना एक छोटा पतला वाला एंड भी होता है जो बहुत शार्प होता है, ये कोन वाला एंड. तो उसका एरिया बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, इजिली यू कैन ड्रॉ इन द नेल. अगर आप ब्लंट एंड से नेल को ड्रॉ करो, अंदर करो, तो वो कभी भी ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं करेगा, उसको बहुत मुश्किल होगा कील को घुसाना उसमें, है ना. तो जब भी आपने एरिया कम किया है, जो उसका शार्प एज है उसका एरिया कम हो चुका है, जिसकी वजह से वो इजीली यू कैन ड्रॉ इन दैट नेल. ठीक है, क्योंकि उसका एरिया कम हो चुका है और प्रेशर ज्यादा हो चुका है. एक और एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज द स्टड्स इन द शूज. ये देखिए छोटे छोटे स्टड्स आपको दिख रहे हैं शूज में. अब इन स्टड्स की वजह से क्या होता है, द प्रेशर अंडर द स्टड्स इज हाई enough for them to sink into the ground which gives extra grip. जब आपको ग्राउंड में एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए होती है, so you want these studs to sink in the ground. हाई प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने एरिया को छोटा कर दिया. एरिया छोटा करने पे प्रेशर हाई हो जाएगा and you can easily create that friction. और ग्राउंड में मोस्टली जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, you want to sink in the ground, नीचे स्लिप ना हो, you use studs inside the shoes. ठीक है, on the sole of the shoes. नेक्स्ट, सो जब आप स्कीइंग कर रहे होते हैं, तो ये जो स्की है आपका, आप इसका एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ये नीचे स्नो में सिंक इन ना हो जाए. एरिया इंक्रीज किया, प्रेशर खुद डिक्रीज हो गया, तो इजीली आप जा सकते हैं विदाउट सिंकिंग इन द स्नो और विदाउट सिंकिंग टू फार इन द स्नो. ठीक है, आगे देखते हैं. सो देयर इज अ ट्रैक्टर जो सॉफ्ट ग्राउंड पे चल रहा है, तो कभी भी सिंक हो सकता है. पर आप देख पा रहे होंगे जो टायर्स है उनका एरिया बहुत है ना. तो अ ट्रैक्टर मूविंग ऑन अ सॉफ्ट ग्राउंड हैज वाइड टायर्स. तो वाइड टायर्स की वजह से क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा नीचे ग्राउंड में सिंक नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अदर एप्लीकेशंस. ओके, दिस इज वन क्लासिक एप्लीकेशन जो आपके PYQs में भी बार बार पूछा गया है. सो आप देख पा रहे होंगे ये जो बैग है इसका जो स्ट्रैप है वो बहुत थिक है, चौड़ा है, तो एरिया हमने बढ़ा दिया है. जैसे हमने एरिया बढ़ाया तो बैग जो है यहाँ सिंक नहीं करेगा एंड आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. अगर ये पतला होता, थिन स्ट्रिप होता, इट वुड हैव कॉज्ड डिस्कम्फर्ट क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे. ठीक है, सो अ वाइड शोल्डर पैड ऑफ अ हैवी बैग विल रिड्यूस द प्रेशर बिकॉज एरिया आपने बढ़ा दिया है और पर्सन जो है विल बी कंफर्टेबल इनफ टू कैरी दैट शोल्डर बैग. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है. ओके, नाउ दो ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं, एक्चुअली सेम ब्लॉक गिवन है लेकिन वो दो पर्टिकुलर फेसेस पे रेस्ट कर रहा है. एक बार इस फेस पे रेस्ट कर रहा है, दिस इज द रेस्टिंग फेस, और एक बार जो है इस फेस पे रेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो एक बार एरिया छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे बड़े एरिया पे रेस्ट कर रहा है तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, अब आप देख लीजिए खुद. सो चार ऑप्शंस गिवन है, विच कंडीशन हैज मिनिमम प्रेशर. आपको बताना है चारों कंडीशन में से प्रेशर सबसे कम कहाँ होगा. वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जहां पे एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर सबसे कम होगा, जो कि हमें ये दिख रहा है बेटा, हाईएस्ट एरिया ऑफ कंटैक्ट है, तो एरिया बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम होगा. अगर उल्टा पूछता, ये है सबसे कम कंटैक्ट एरिया, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
A brick with rectangular sides rests on a table. How is the pressure affected? ब्रिक है, यहाँ पे एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा इन कंपैरिजन विद दिस. यहाँ पे एरिया ऑफ कंटैक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना बेटा. एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होगा, जो कि यहाँ पे बढ़ा हुआ है एरिया ऑफ कंटैक्ट, प्रेशर कम है. यहाँ पे एरिया ऑफ कंटैक्ट जो अपना कम है, प्रेशर ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर, लिक्विड प्रेशर. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. से फॉर एग्जांपल आपने एक लिक्विड कंटेनर लिया है, उसमें पानी फिल्ड है, तो ग्रेविटी लिक्विड को नीचे की तरफ खींचती है. एज अ रिजल्ट जो ये कंटेनर है उस पे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है हर तरफ से, जितनी भी डायरेक्शन से, हर तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करता है. और ये प्रेशर डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है वो भी बताएंगे. तो दिस प्रेशर पुशेस ऑन एवरी सरफेस इन कंटैक्ट विद इट. ये लिक्विड प्रेशर इसके साथ जो भी कंटैक्ट सरफेस है, द कंटेनर जिसमें वो लिक्विड है, ठीक है, उस पे जो है प्रेशर अप्लाई करता है. एंड नो मैटर विच वे द सरफेस इज फेसिंग, हर एक डायरेक्शन से करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. सो यहां देख लीजिए पहला डायग्राम जहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि प्रेशर, देखिए इसका जो हाइट है वो कम है, इसका जो हाइट है वो ज्यादा है. कहने का मतलब इसमें लिक्विड का वेट ज्यादा है, इसमें वेट कम है. क्योंकि वेट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसलिए रबर बलून जो है ज्यादा फूला हुआ लग रहा है. यहाँ पे हाइट कम है तो प्रेशर कम है क्योंकि वेट कम है. ठीक है. Similarly, so this is liquid pressure at any point inside the liquid depends on the height and density of the liquid column about that point. Liquids exert sideways pressure. लिक्विड चारों तरफ प्रेशर जनरेट करते हैं. इसको बताने के लिए हमने साइड में एक ऐसा ओपनिंग ओपन किया है और उसके बाद यहाँ पे एक रबर बलून रखा है. तो लिक्विड जो है उस बलून को भी फुला देता है, causing pressure, which says जो लिक्विड है वो लेटरली भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, सिर्फ डाउनवर्ड्स प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता. किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे से आपने एक कंटेनर लिया, एक प्लास्टिक बॉटल लिया और एक पर्टिकुलर लेवल पे आपने 5-6 छेद किए. हर एक छेद में से इक्वल डिस्टेंस पे पानी निकलेगा सेम प्रेशर से. तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है. उस पर्टिकुलर लेवल पे आप कहीं से भी वो प्रेशर देखें, किसी भी डायरेक्शन में देखें, वो इक्वली आपको दिखेगा. ठीक है. अब मैंने बात की थी अभी कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो विद डेप्थ जो है इंक्रीज होता है. उसको पहले देख लेते हैं. So, the deeper into a liquid you go, the greater the weight of the liquid above and the higher is the pressure. तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए. अब आप यहाँ देखें, अगर जहां पे ये पहली ओपनिंग है, ये वाला, दिस इज द लेवल, है ना. इसके ऊपर ये है आपके पानी का वेट, मान लीजिए एक लेयर है ना. तो ये वेट जो प्रेशर जनरेट कर रहा है उसकी वजह से ये फ्लो बाहर आपको दिख रहा है. ये है फ्लो लेवल 1 का, दिस इज लेवल 1. इस लेयर को देखें तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अबाव इट इज इंक्रीजिंग, है ना. तो ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो आपको पानी और दूर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है. लेवल 2 प्रेशर इंक्रीज्ड है. इस लेवल पे पहुंचेंगे तो हाइट ऑफ वाटर अबाव इट इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द 3, है ना. 3 में से सबसे ज्यादा हाइट यहाँ है, वेट ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ होगा. और सबसे दूर जो है ये लेयर आपको दिखेगी, लेवल नंबर 3. तो हम समझे जितना डेप्थ इंक्रीज होगा, से एक बॉटल है और उसमें 3 छेद कर रही हूँ, एक टॉप पे, एक बीच में और एक बॉटम में. बॉटम वाला प्रेशर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वहां
तक जितना भी लेवल ऑफ वाटर है ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, तो वेट बहुत ज़्यादा है। तो प्रेशर ऑफ अ लेयर इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड अबव दैट लेयर। जितना वेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो कि हम जो अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जिसके 5 लेयर्स है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर है क्योंकि एटमॉस्फेयर को भी ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे खींचती है, एंड एटमॉस्फेयर सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक अपवर्ड जो प्रेशर है वो अप्लाई करता है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से यूज लगता है ऑन ऑल सरफेसेस, चाहे कोई भी सरफेस हो अर्थ में, जो एटमॉस्फेयर की वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेल्प्स इन फिनोमेना लाइक वर्किंग ऑफ सिरिंजेस, स्ट्रॉज एंड सक्शन कप्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक डायरेक्शन में अप्लाई होता है और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आपके सिरिंजेस हुए, सक्शन स्ट्रॉज हुए। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है तो हमारी बॉडी बर्स्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रियली हाई। तो द आंसर टू दैट इज जो आपकी बॉडी का इंटरनल प्रेशर है दैट बैलेंसेस आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, इसीलिए बर्स्ट नहीं होते हम। सो दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय थर्ड पॉइंट, सेज the pressure inside our bodies is almost the same as the external pressure। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है बैलेंस्ड रहती है। अब जैसे ही आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे बेटा, ऑब्वियसली से फॉर एग्जांपल ये आपके एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, ऐसे हम वर्टिकल अरेंजमेंट में दिखा रहे हैं। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, जानते हैं आप स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारे लेयर्स अभी पढ़ेंगे हम ग्राफ में उनको। जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन हमने ऐसे 5 लेयर्स बनाई। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर इन चारों लेयर्स का वेट आ रहा है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा वही होगा। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर तो किसी और का प्रेशर है ही नहीं, वेट आ ही नहीं रहा है ना, तो उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो सिमिलरली जितना डेप्थ होगी नीचे, जितना लेयर नीचे होगी, उस पे ऊपर की एटमॉस्फेरिक लेयर्स का भी वेट आता जाएगा और उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यही रीजन है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, अब क्योंकि हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो एयर एटमॉस्फेयर जो लेयर्स के बीच में इंटरमीडिएट लेयर्स पे पहुंच रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि वेट ऑफ द एयर कम हो रहा है। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर लोअर होता है और बॉडी में प्रेशर हाई होता है, तो हमारे लिए ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और हमेशा हम समझते हैं कि फ्लो जो है इट ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो बॉडी के हाई प्रेशर रीजन में जब आप क्लाइंब इन करते हैं और लो जो ऑल्टीट्यूड्स है उस पर लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब आप जाते हैं तो आपकी नोज ब्लीड करती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है और जो आपका बॉडी का प्रेशर है वो बहुत हाई होता है। दैट इज द रीजन आपको ये मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस फील होती हैं, बिकॉज आप लो प्रेशर रीजन में एंटर कर चुके होते हैं। ठीक है, ये बात कर रही थी मैं एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन देयर इज अदर एक्सोस्फेयर। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे लेयर ऊपर जा रही है, मतलब आप ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज जा रहे हैं, प्रेशर जो है आपका बेटा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड देयर इज डिक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। मोस्टली कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो वो होता है बच्चे आपका बैरोमीटर। और ये भी आप समझे कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि अब एयर के एनवेलप का मैं जो एयर बचा हुआ है दैट इज स्लाइटली लेसर देन व्हाट इज बीनीथ दोज लेयर्स। कहने का मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर इतना एयर का कॉलम का हाइट है,
तो इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर तो सिर्फ ये 3 लेयर्स है, तो इसमें प्रेशर कम हो गया। यहाँ पहुंच गया, प्रेशर और कम हो गया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर की लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये है कुछ एप्लीकेशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जैसे कि हम समझते हैं। ये आपका सिरिंज, ये सिरिंज की जो बाहर की बॉडी होती है इसे कहते हैं बैरल, और अंदर यह है आपका पिस्टन। जब आप पिस्टन को मूव करते हैं तो अंदर लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है, और लिक्विड फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो इस तरह सिरिंज में सक्शन के थ्रू आप जो भी मेडिसिन है वो एंटर करा सकते हैं। सो व्हेन द piston is pulled up, the atmospheric pressure inside this cylinder, inside this barrel decreases। ठीक है, इस बैरल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है वो ज्यादा है, तो इस वजह से लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ जाता है। सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन ऑन सिरिंजेस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉ में देखें तो जब आप स्ट्रॉ को सक करते हैं नियर द माउथ, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है, नियर द माउथ लो प्रेशर रीजन बन रहा है और बाहर जो है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन है। तो जो लिक्विड है दैट गेट्स फ्रॉम लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, तो आप उसको सक इन कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन to low pressure region. This is a low pressure region and the region outside is a high pressure region. ठीक है, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील करना हो तो आप एक सिरिंज लीजिए, उसका जो नीडल है वो हटा दीजिए और बिल्कुल नीडल के पास में से हैंड रख दीजिए, ट्रैप कर दीजिए जितना भी एयर है अंदर। अब बाहर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई है और अंदर जब आप उसको खींचेंगे इट विल गेट बैक, वापस बाउंस बैक करता हुआ वो जाएगा। तो तब आपको फील होगा देयर इज सम फोर्स अप्लाइंग ऑन दिस सिरिंज व्हिच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। That means the force on that particular area which is atmospheric pressure। तो हम ये समझे कि हमेशा जो भी फ्लो होता है लिक्विड्स में occurs from a high pressure region to a low pressure region। तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशंस आपको सिरिंज में और स्ट्रॉ में देखने को मिलती हैं, जब आप सक करते हैं स्ट्रॉ से या फिर जब आप सिरिंज से मेडिसिन को इन कर देते हैं। ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। तक के लिए प्लीज डू रिवाइज इट एंड बी गुड इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।